Hello dear students, I am Sandeep Kumar, Economics faculty at Shivjyoti Educational Group Kota. In today's class, we are going to take the revision of National Income Accounting, which is the chapter number 2 of your Introductory Macroeconomics. So here we go with the points to remember. The very first point is final goods. Basically, we are going to cover the important points of the chapter, which we need to keep in our mind. According to the examination or exam oriented. So the very first is final goods. क्या होते बेटा final goods? The goods which are ready to be consumed at the final stage by the consumers. कोई भी एक ऐसा कंज्यूमर जो कि किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए रेडी है या प्रोडक्ट की अपनी एक क्वालिटी हम कह सकते हैं जो कि फाइनल उस स्टेज पे पहुंच चुका है जिसको कि डायरेक्टली कंज्यूमर इजी गोइंग कंज्यूम कर सकता है। तो इस नेचर का प्रोडक्ट होता है फाइनल गुड्स और इसी को भी आगे जाके हम पढ़ेंगे कंजप्शन गुड्स के नाम से भी। ठीक है बेटा, दैट मींस इंटरमीडिएट गुड्स को हम फाइनल गुड्स नहीं कह सकते हैं। ऐसा गुड जिसका कि हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, परचेज करके दोबारा से उससे हम कोई प्रोडक्शन नहीं करेंगे, उस टाइप के गुड्स को हम कहते हैं बेटा फाइनल गुड्स। अब जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स के आगे आप मार्क करके लिखिएगा दैट इज रॉ मटेरियल। कोई भी रॉ मटेरियल जो कि भी रॉ फॉर्म में है, प्रोडक्शन प्रोसेस में भी उसे 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स और मोर पास आउट होना पड़ेगा। हम जिसको अपनी हिंदी लैंग्वेज में कच्चा माल भी कहते हैं और इंग्लिश में उसको रॉ मटेरियल कहते हैं, उसी हम यहाँ पे इकोनॉमिक टर्म्स में कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, जिसको कि अभी फाइनली परचेज नहीं किया जा सकता है, जिसको कि फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस से पास आउट होना ही पड़ेगा। अब दोनों तरह के गुड्स का मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं बेटा, दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। अ टेलर इज देयर हु गोज इन द मार्केट एंड परचेजेस अ पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, एक कपड़ा परचेज करता है टू कन्वर्ट दिस इनटू द शर्ट। अब वो जो जस्ट एक कपड़ा है, क्या वो कपड़ा लाके कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता है? क्या उससे सर्विसेज ले सकता है? जी नहीं। तो वो अपने आप में हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। उस कपड़े को कन्वर्ट कर दिया है टेलर ने इनटू द शर्ट, एक शर्ट बना दिया उससे। क्या अब कंज्यूमर उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। तो जो वो कपड़ा है दैट इज अ सॉर्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, और जब वो शर्ट बन के रेडी हो गया है तो दैट इज व्हाट फाइनल गुड्स। पॉइंट नंबर 3 इज कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं बेटा, जो कि फाइनली रेडी हैं, जिनको कि कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं बेटा जो कि कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है और कुछ कंज्यूम नहीं किए जा सकते हैं। वो नेक्स्ट कैटेगरी में आएंगे कैपिटल गुड्स। अभी उसे भी एक्सप्लेन करते हैं बेटा। कंजप्शन गुड्स ऐसे गुड्स जिसको कि हम इकोनॉमिक टर्म्स में कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं, कोई भी कंज्यूमर जिसको फाइनली कंज्यूम कर सकता है, या ऐसे गुड्स जो कि बने ही कंज्यूमर के लिए होते हैं। अब बने ही कंज्यूमर के लिए होते हैं, व्हाट डज दिस मीन? चलिए मैं इसका एग्जांपल कनेक्ट करूंगा अभी आपके कैपिटल गुड्स के साथ में। तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं बेटा? सो कैपिटल गुड्स आर द गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और वी कैन से दैट कैपिटल गुड्स आर द गुड्स व्हिच कैन कन्वर्ट द इंटरमीडिएट गुड्स इनटू फाइनल गुड्स। उसे हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। क्लियर बेटा? अब देखिए इन दोनों को कंबाइन करके मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूं कि क्या कंजप्शन गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या होंगे और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। एनी ऑफ द प्लांट, एनी ऑफ द मशीनरी और टूल्स आर कैपिटल गुड्स। मैंने आपसे क्या कहा? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको कि हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज लेते हैं या जिससे कि फर्दर प्रोडक्शन किया जाता है। तो कोई भी एक प्रोड्यूसर है, कोई भी एक इन्वेस्टर है, मार्केट से जाके एक मशीनरी परचेज करके लाता है, और मशीनरी परचेज करने का इंटेंशन क्या है, क्या मोटिव है उसका? दैट मशीनरी विल बी यूज्ड इन द फर्दर प्रोडक्शन। इफ यू रिकॉल, मैंने इसमें बेटा आपको दशहरा मेला का एक सॉफ्टी सेलर का एग्जाम्पल दिया था। लाइव क्लास में मैंने आपको ये सेम एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे टेलर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। टेलर ने जो शर्ट बनाई है, शर्ट के लिए उसके पास एक स्टिचिंग मशीन थी बेटा। ठीक है, तो वो जो स्टिचिंग मशीन है उसका काम क्या है कि रॉ या फिर इंटरमीडिएट गुड्स को कन्वर्ट करना होता है उसको फाइनल गुड्स पे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल गुड्स हो जाएगा। अब कोई भी एक कंज्यूमर, जैसे मैं मेरे एग्जाम्पल देता हूं, आई रिक्वायर दिस शर्ट,
मुझे शर्ट रिक्वायर्ड है, तो मैं मशीनरी को परचेज करके लाऊंगा बेटा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ओनली एंड ओनली शर्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो वो शर्ट मेरे लिए हो जाएगी कंजप्शन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स, और कैपिटल गुड्स होगी दैट मशीनरी जो कि यूजफुल होगी उस टेलर के लिए, एक प्रोड्यूसर के लिए। इज इट ऑल क्लियर नाउ? फाइन। द नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट टर्म बेटा हमारे लिए कोई नया टर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 11th क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना इन्वेस्टमेंट, दैट इज अंडर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चैप्टर 1 जो आपका स्टार्ट्स का होता है इंट्रोडक्शन, उसमें आपने 5 एक्टिविटीज पढ़ी है। द वन इज इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करना फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बेसिकली प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट बेटा आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड कैसे हैं? जैसे जैसे प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज होते चले जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया जा रहा है साइमल्टेनियसली प्रॉफिट भी इंक्रीज होता जा रहा है, तो दोनों में एक पॉजिटिव रिलेशन हमें शो होता है। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा? क्या है इन्वेस्टमेंट? एक तरह से कोई भी एक इन्वेस्टर, कोई भी एक पर्सन प्रोड्यूसर हो सकता है, बेसिकली 2 तरह के इन्वेस्टमेंट कर सकता है बेटा। और 2 तरह के इन्वेस्टमेंट्स कौन से? एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो कि रिलेटेड टू स्टॉक होगा, कोई भी बिजनेस पर्सन है, कोई भी शॉपकीपर होता है जो कि क्या करता है, अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करता है और बदले में कुछ स्टॉक परचेज करके लाता है। इन्वेंट्री क्या होता है बेटा? स्टॉक होता है। स्टॉक परचेज करके लाता है और उसको सेल करके उससे प्रॉफिट गेन करता है। प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो वो अगली बार से और ज्यादा क्वांटिटी को परचेज करके लाएगा। इट मींस अपने इन्वेस्टमेंट को पहले से और ज्यादा इंक्रीज करेगा। इज इट ओके? तो इन दोनों का आपस में पॉजिटिव रिलेशन हो जाता है बेटा। नेक्स्ट आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा बेटा? कोई भी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि किया गया है कैपिटल में। अभी मैंने आपको ऊपर कैपिटल गुड्स के बारे में बताया ना कि टेलर मशीन परचेज करके लाया। नाउ सपोज अगर उसके पास पहले से ऑर्डर ज्यादा आने लगे स्टिचिंग के लिए, क्लोथ स्टिचिंग शूटिंग्स के लिए ज्यादा पहले से ऑर्डर्स आ रहे हैं, सो इन दैट सिचुएशन ही विल हैव टू हायर अ पर्सन, अनदर टेलर अंडर हिम अलॉन्ग विद द मशीन। मशीन भी चाहिए तो वो एक मशीन और परचेज करके लाता है मार्केट से। तो वो जो मशीन परचेज की, मशीन क्या है? कैपिटल गुड्स है, और कैपिटल गुड्स को परचेज करना भी एक तरह का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। क्लियर? वैसे इसके 2 फॉर्म्स और होते हैं बेटा इन्वेस्टमेंट के। एक होता है हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जिसपे कि इनकम का या प्रॉफिट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। बेसिकली एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं किया जाता है। जैसे इस तरह के जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं ना बेटा, वो सोशलिस्ट सेक्टर में ज्यादा होते हैं, जहां पे कि सोशल वेलफेयर हमारा एक मोटिव होता है, गवर्नमेंट ज्यादा करती है इस तरह से, जैसे डैम्स बनवाना, रोड्स बनवाना, पार्क्स बनवाना। अब इनसे कोई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो नहीं हो रहा, आई मीन प्रॉफिट तो गेन नहीं हो रहा ना। इनकम चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो दैट डजंट मैटर, बट फिर भी अगर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है व्हाट? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ये इसका अपोजिट हो जाता है इंड्यूस्ड। और उसके अंदर क्या होता है बेटा? कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि प्रॉफिट मोटिव से किया गया है, दैट मींस ये हमेशा कैपिटलिस्ट सेक्टर में किया जाता है, और यू कैन से प्राइवेट सेक्टर्स में किया जाता है ताकि प्रॉफिट्स को एनहेंस किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। पॉइंट नंबर 6 इज डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा? दैट इज द कंजप्शन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, डेप्रिसिएशन आप पढ़ते हैं बेटा, अकाउंट्स में भी आप पढ़ते हैं इस चीज को। डेप्रिसिएशन एक रिड्यूस्ड वैल्यू होती है, एक यूज्ड वैल्यू होती है ऑफ कैपिटल गुड्स, क्योंकि जैसे जैसे मशीनरीज, प्लांट्स एंड ऑल टूल्स का हम रैपिड यूटिलाइजेशन करते हैं फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, तो उनकी जो अपनी एक मॉनेटरी वैल्यू है वो डे बाय डे रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है। तो वो जो रिड्यूस्ड वैल्यू होती है वही होती है डेप्रिसिएशन। और इस डेप्रिसिएशन का यूज हमें नेशनल इनकम में क्यों रिक्वायर्ड है बेटा? क्योंकि यहां पे हमें कई बार ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस पे जाना होता है, जो कि ऑलरेडी हम इसकी कैलकुलेशन सीख चुके हैं। तो अगेन यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस कि जब भी हमें ग्रॉस से नेट पे प्रोसीड करना होता है वी हैव टू लेस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस में से डेप को माइनस करते हैं, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ नेट ऑलवेज। वो चाहे ग्रॉस नेशनल इनकम हो सकती है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जो भी वैल्यू हो ग्रॉस की, उससे हमें नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता है। पॉइंट नंबर 7 है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और ये हमें पता है बेटा कि हमारे सिलेबस में ओनली 2 सेक्टरल इनकम फ्लोज गिवन है।
ठीक है। और वो टू सेक्टर्स कौन कौन से बेटा, इसको बहुत ध्यान से समझना है। यहां से हमारा बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन बनता है दैट व्हाट आर द सर्कुलर फ्लोज ऑफ इनकम। और अगर ऐसा क्वेश्चन आपका आता है, मे बी 3 और 4 मार्क्स में अगर आता है, तो पहले आपको इसको पूरा एलिब्रेट करना है इसकी डेफिनेशन के साथ में। आपको बताना है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू सेक्टरल सर्कुलर फ्लोज ऑफ इनकम ओनली, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ वो ही है। देन उसके बाद आप बताएंगे द वन इज फर्म्स एंड द अनदर इज हाउस होल्ड्स। फिर आप पहले इसका डिस्क्रिप्शन देंगे कि फर्म्स क्या होती हैं और हाउस होल्ड्स क्या होते हैं, आपको इनके डेफिनेशन देना होगा। फर्म्स का एग्जाम्पल देंगे, दैट मीन फर्म्स क्या क्या प्रोवाइड करवाती है, और हाउस होल्ड जो कि हमें पता है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, तो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, ये सब आप डिस्क्रिप्शन देंगे। आफ्टर ऑल आप इस तरह से डायग्रामिक प्रेजेंटेशन में आप बताएंगे दैट व्हाट इज अ सर्कुलर फ्लो, देन ओनली यू विल गेट 3 और 4 मार्क्स। आई मीन जितना भी वेटेज का क्वेश्चन आता है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। डोंट थिंक सो कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज सर्कुलर फ्लोज ऑफ इनकम 4 मार्क्स में, आपने 1 लाइन में डेफिनेशन दे दी, 3 to 4 लाइन्स में अगर आपने कुछ लिख दिया, या आपने डायरेक्टली फ्लो चार्ट डायग्राम बना दिया एंड यू आर एक्सपेक्टिंग 4 मार्क्स, सो दिस इज आवर मिसकंसेप्शन ओनली। ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा, आपको इनको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना होगा। ऑलराइट, अब मैं पहले बताता हूं आपको पहले फर्म्स क्या होती हैं। आप फर्म्स को बिजनेस फर्म्स भी लिख सकते हैं, बात एक ही होती है। बिजनेस फर्म्स एक तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, वो फर्म्स होती हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको बुक में भी मार्क करवा चुका हूं पहले भी, दैट फर्म्स वो होती हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती हैं। बट डू यू थिंक कि बिना किसी की हेल्प के कोई फर्म गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करे? इसके पास कुछ ना कुछ तो सर्विसेज होनी चाहिए। अच्छा, फर्म जो गुड्स प्रोड्यूस करी वो कौन से गुड्स होते हैं? दे आर फैक्टर गुड्स। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज से गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, दैट इज व्हाई दीज आर फैक्टर गुड्स होते हैं। ओके, अभी मैंने आपसे कहा कि फर्म्स को किसी ना किसी की हेल्प रिक्वायर्ड होती है, तो फर्म ने क्या किया, हेल्प लेने के लिए किसके पास जाती है? हाउस होल्ड्स के पास में। अरे हाउस होल्ड्स क्या करते हैं बेटा? दे ओनली प्रोवाइड सर्विसेज। मैंने भी आपसे क्या कहा, फर्म्स क्या प्रोवाइड करवाती है? गुड्स एंड सर्विसेज, बट हाउस होल्ड्स प्रोवाइड ओनली एंड ओनली सर्विसेज। सर्विसेज कौन सी? फैक्टर सर्विसेज। मेक अ नोट ऑफ दिस कि हाउस होल्ड्स हमें प्रोवाइड करवाता है फैक्टर सर्विसेज। अच्छा, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है? हाउस होल्ड बेटा हमेशा प्रोवाइड करवाता है हमें फैक्टर सर्विसेज सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर एंड एटसेट्रा। आगे और भी होती, मैनेजमेंट, ऑल वो सारी चीजें होती हैं, बट हमारे सिलेबस पे 4 थिंग्स हमें गिवन है। वन इज लैंड। लैंड अपने आप में एक सर्विस है। अगर हम किसी से लैंड हायर कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, तो दैट इज व्हाट? ओनली अ फैक्टर सर्विस है वो। ठीक है, अच्छा, लैंड के बदले में कुछ तो मिलेगा ना, आज के जमाने में फ्री में कुछ नहीं मिलता ना बेटा। तो हाउस होल्ड भी जब फर्म्स को कुछ सर्विसेज देगा तो बदले में कुछ चार्ज करेगा। जब लैंड देगा तो बदले में क्या लेगा? रेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट होता है लेबर। अगर लेबर को हायर करते हैं हम मार्केट में, सो व्हाट वी हैव टू पे? दैट इज वेजेस। ठीक है, लेबर को पे किया जाएगा वेजेस। थर्ड मैंने आपको बताया कैपिटल। अगर कैपिटल हायर की है, कुछ अमाउंट बोरो किया है, तो बदले में पे करेगा इंटरेस्ट। इज इट ओके? और जो लास्ट मैंने आपको बताया दैट इज एंटरप्रेन्योर। अगर एंटरप्रेन्योर हायर करता है, एक बिजनेस ही हायर कर रहा है, तो वो क्या देगा बदले में? प्रॉफिट। ओके, तो इस तरह की 4 सर्विसेज कौन देता है? हाउस होल्ड देता है। किसको? फर्म को देता है। ठीक है, और फर्म बदले में इसको क्या पे कर रही है? सी हियर, फर्म बदले में इसको क्या पे कर रही है? इनकम, वेजेस, डिविडेंड्स, रेंट एंड ऑल, ये सब चीजें पे करेगा जो मैंने भी आपको बताया। रिमेंबर वन थिंग, हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई है, तो फर्म की लायबिलिटी है कि फर्म अब इसको कुछ पेमेंट करेगी, और जो पेमेंट हाउस होल्ड को रिसीव हो रहा है वो इसके लिए हो जाएगा फैक्टर इनकम, क्योंकि फैक्टर सर्विसेज दी थी तो बदले में मिला फैक्टर इनकम। इनके लिए इनकम है ना, तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा वो बेटा? एक्सपेंडिचर हो जाता है। इज इट ओके? फर्म ने पे किया, दैट इज फर्म का एक्सपेंडिचर हो जाता है। चलिए, ये काम तो हमें समझ में आ गया कि हाउस होल्ड ने सर्विसेज दी और बदले में इनको कुछ पेमेंट्स मिले, तो इनके लिए इनकम और इनका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसके अंदर और क्या होगा बेटा? अब फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं बेटा, वो किसको जाके सेल करेगा?
फर्म ने ये सर्विसेज इसीलिए ली थी ना ताकि किसी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करे, तो वो किसको जाके सेल करेगा? एग्जैक्टली हाउस होल्ड्स को तो करेगा, क्योंकि हाउस होल्ड ही तो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वी ऑल आर हाउस होल्ड्स। फर्म में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है वी टेक इट बैक। एक लेबर क्लास वर्कर जो भी अगर वो किसी तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में फर्म के पास में आके, तो फर्म में अगर मान लीजिए कुछ शुगर ही प्रोड्यूस हो रहा है, शुगर, तो शुगर की रिक्वायरमेंट हाउस होल्ड को तो होगी ना कभी तो परचेज करेगा, ठीक है। तो अब इसने क्या किया बेटा, हाउस होल्ड ने फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज ली, हाउस होल्ड ने फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज ली, तो बदले में इनका क्या हुआ, इन्होंने अब मनी किधर पे की, फर्म को पे की है। दैट यू कैन सी कि फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को दिया, तो बदले में हाउस होल्ड भी पे करेगा। जब इन्होंने भी इनसे कुछ चार्ज किया था फैक्टर सर्विसेज के लिए, तो एग्जैक्टली ये भी तो कुछ चार्ज करेगा इनसे, तो अब बदले में इन्होंने क्या किया, कुछ पे किया। अब इनका एक्सपेंडिचर तो फर्म की इनकम, और इसको हमने टर्म दिया है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और वो भी किसका, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर है तो वो हो जाता है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो जाता है। ये आपको यहां से बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने क्या दिया था, हाउस होल्ड ने फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मींस फैक्टर सर्विसेज दी थी, और बदले में फर्म ने क्या पे किया था, इनकम, वेजेस, डिविडेंड, रेंट एटसेट्रा ये सब पे किया था। अब क्या हुआ, अब फर्म ने इनको हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाई, अब बदले में इन्होंने क्या पे किया, अपना कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो यही तो है बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम का रोटेशन, इनकम का फ्लो होता रहता है। एक को गेन हुआ, उससे जाके दूसरे को दिया, दूसरे जाके तीसरे को दिया। मनी या इनकम कभी भी स्टेबल नहीं रहती बेटा, रोटेट होती पूरी इकोनॉमी में। तो ये जो रोटेशन है इसी को यहां दिखाया गया है कि स्टार्ट कहां से हुआ और एंड वापस वहीं पे आके हो गया। इनकी जो पेमेंट या जो इनकी अमाउंट यहां हमने दिया था हाउस होल्ड्स को, वो वापस इन्हीं के पास आ जाता है। सो दैट इज अ टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लोज ऑफ इनकम हो जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के बेटा हमारे पास 3 methods होते हैं। द फर्स्ट इज वैल्यू एडेड मैथड, नेक्स्ट इज इनकम मैथड एंड द लास्ट इज एक्सपेंडिचर मैथड। तो देखते बेटा फर्स्ट मैथड हमारा है वैल्यू एडेड मैथड। इसमें क्या बताया गया है कि वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन कर दिया जाता है। वैल्यू एडेड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन कर दिया जाएगा। बट व्हाट इज मींट बाय वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये क्या है, ये कैसे कैलकुलेट होगा? सो हियर यू कैन सी दैट वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। मतलब हम एक फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे, डेफिनेटली ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हम जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं वो एक फाइनेंशियल ईयर, एक बजट ईयर की बात करते हैं, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू फॉलोइंग 31 मार्च। ऑलराइट, तो उस ईयर में हमने कितनी सेल्स की, प्रोडक्ट की, प्लस चेंज इन स्टॉक क्या है। अब चेंज इन स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, सो चेंज इन स्टॉक इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर दिया जाएगा। मतलब हमारा जब ईयर एंडिंग हो रहा है 31 मार्च को, उस डेट पे हमारे पास पूरा हमारा फर्म का, इंडस्ट्रीज का, कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। उसमें से हम लेप्स करेंगे ओपनिंग स्टॉक जो कि था हमारा ईयर स्टार्टिंग ऑफ 1 अप्रैल को, तो हमारे पास चेंज इन स्टॉक आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा, तो वो वैल्यू हम यहां पे ले लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे, और फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट को यहां मेंशन करके इसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन, दैट इज व्हाट वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस करेंगे। अगर हम यहां पे इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस नहीं करते हैं तो इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये चीज आपको पता है बेटा, डबल काउंटिंग क्या होता है, किसी भी एक वैल्यू को, मॉनेटरी वैल्यू को हम 2 टाइम्स अगर इंक्लूड कर लेते हैं नेशनल इनकम में, तो उससे इनकम की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इन एक्चुअल वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है। इसका भी एग्जांपल मैं आपको 100-200 से पहले दे चुका हूं कि कोई भी प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल 100 रुपीज का प्रोड्यूस हो गया, सब कुछ हो गया, सारा प्रोसेस, फाइनली उसकी वैल्यू होगी 200। अब नेशनल इनकम में मैं किसको इंक्लूड करूंगा, 200 को। अगर 100 को भी कर दे तो जो वैल्यू है ग्रॉस की कितनी हो जाएगी, 300, जबकि एक्चुअल वैल्यू कितनी है प्रोडक्ट की, 200। क्योंकि मैंने 100 भी इंक्लूड कर दिया तो वैल्यू आ जाती 300, जो कि मुझे इंक्लूड नहीं करनी थी। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान में रखनी है। मैथड नंबर 2, इनकम मैथड क्या है बेटा इसके अंदर, इसमें कुछ हमें डोमेस्टिक फैक्टर इनकम के कुछ कंपोनेंट्स बने कि किन किन कंपोनेंट्स को इंक्लूड करेंगे।
सो द वेरी फर्स्ट इज कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। इनकम मैथड की बात कर रहे हैं हम बेटा, तो जो भी इनकम है वो किसको रिसीव हो रही है? एम्प्लॉयज को। तो एम्प्लॉयज की जो भी इनकम है उसको इंक्लूड किया जाएगा। अभी बेटा मैंने आपको सर्कुलर फ्लो में बताया, एक की इनकम तो दूसरे का एक्सपेंडिचर। तो अगर एम्प्लॉयज को इनकम मिल रही है, सपोज 10,000 रुपीज किसी एम्प्लॉय को इनकम मिल रही है, तो जो एम्प्लॉयर है उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 10,000। दैट मीन्स बोथ द थिंग्स आर इक्वल। ऐसे ही होगा ना, अगर एम्प्लॉय को 10,000 रिसीव हो रहा है, उसके लिए इंजेक्शन है, तो जो एम्प्लॉयर है वो पे कर रहा है, उसके लिए लीकेज हो जाएगा। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोथ इक्वल हो जाता है 10,000 रुपीज। तो इनकम मैथड में हम सारी इनकम्स को लेंगे, जैसे कि फर्स्ट हमने लिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब इसमें क्या क्या आता है बेटा कंपनसेशन में? इट इंक्लूड्स फॉलोइंग कंपोनेंट्स लाइक वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, कंपनसेशन इन काइंड। दोनों तरह का आएगा बेटा, कैश में भी आएगा और काइंड में भी। काइंड क्या होता है? कैश ना देके बदले में कुछ सर्विसेज दे देना। एलैबोरेटेड एग्जांपल दिया मैंने आपको इसका, दैट सपोज अ पर्सन इज देयर who is getting job somewhere in a company, in a factory somewhere else, okay, and getting the accommodation facilities, maybe the transportation facilities, laundry facility, mass facility, communication services and all, तो वो एक तरह का उसके लिए काइंड हो जाता है, नॉट कैश होगा। ठीक है, तो वो भी यहां पे इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो भी एक तरह से एक एम्प्लॉय की इनकम का ही पार्ट होता है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसको तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा। और जब भी अगर इससे रिलेवेंट क्वेश्चन आता है हमारा प्रैक्टिकल, तो भी आपको ध्यान रखना है दैट हियर इट शुड बी एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर एम्प्लॉय हो जाता है तो वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इट शुड बी ओनली एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। एक कंपोनेंट था हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें क्या क्या आता है? इट हैज टू मेन कंपोनेंट्स। द फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से जो भी इनकम वगैरह रिसीव होती है, रेंट हो सकता है, ओके। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप से क्या रिसीव होगा? इनकम, दैट इज प्रॉफिट रिसीव होगा। ठीक है, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा क्योंकि इनकम का पार्ट है। एंड द लास्ट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। और इफ यू रिकॉल, मिक्स्ड इनकम में मैंने आपको एक डॉक्टर क्लिनिक का एग्जांपल दिया था कि मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या होता है? खुद का ही एम्प्लॉयमेंट है, खुद का ही सर्विस प्लेस है और वहीं पे सारे वर्क अपन खुद ही प्ले कर रहे हैं। जिससे डॉक्टर में मैंने आपको क्या बताया था? डॉक्टर हैज पुट अ असिस्टेंट विद हिम एंड ही इज पेइंग रेगुलरली 10,000 रुपीज टू हिम एज अ सैलरी ऑफ, ओके। और डॉक्टर के लिए एक तरह का एक्सपेंडिचर है, बट आफ्टर फ्यू डेज ही फील दैट कि जो वर्क असिस्टेंट कर रहा है दैट द सेम वर्क कैन बी परफॉर्म्ड बाय डॉक्टर एज वेल, तो उसने उसको फ्री कर दिया। ठीक है, अब वो 10,000 रुपीज डॉक्टर की इनकम में इंक्लूड हो गए, दैट इज अ पार्ट ऑफ इनकम ऑफ डॉक्टर्स ओनली। तो वो क्या हो गया उसके लिए? मिक्स्ड इनकम, मतलब ही इज प्लेइंग वाइटल रोल्स देयर, मल्टीपल रोल्स ही कैन प्ले देयर, ओके। तो वो मल्टीपल रोल्स प्ले करने की वजह से जो हमारी सेविंग्स होती जाती है, इनकम में हमारे एड ऑन होता जाता है, तो वो होता है एक तरह से मिक्स्ड इनकम का पार्ट, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से प्रोवाइड हो सकता है। नेक्स्ट आता है फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि हमारा थर्ड मेथड होता है। इसका क्या है बेटा? ये इसमें हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जहां पे कि हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर्स को ही इंक्लूड करते हैं, क्योंकि अगर हमने फाइनल को नहीं किया, बीच वाले एक्सपेंडिचर्स को भी ले लिया, सो दैट विल क्रिएट अगेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इसमें सबसे पहले हम लेंगे बेटा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल जो कि प्राइवेटली हम लोग करते हैं, ठीक है। जितनी भी पब्लिक है कंट्री की, हर एक कंट्री के अपने कुछ पर्सनल प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स तो होते ही हैं, तो वो एक्सपेंडिचर्स यहां पे इंक्लूड किए जाएंगे ऑन द प्राइवेट बेसिस ओनली। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन ऑन द ग्रॉस लेवल, हमने जितना भी ग्रॉस लेवल पे कुछ कैपिटल फॉर्मेशन किया, कैपिटल्स को परचेज किया है, क्योंकि वो एक तरह का एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो उससे रिलेवेंट जितना भी एक्सपेंडिचर है वो सारा यहां पे आएगा। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यहां भी फाइनल, यहां भी फाइनल। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है बेटा? गवर्नमेंट को फाइनल कंजप्शन की क्या रिक्वायरमेंट है? सो इफ रिकॉल, मैंने बेटा इसमें आपको आर्मी कैंटीन्स का एग्जांपल दिया था कि आर्मी एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, कैंटीन्स होती हैं उनकी, आर्मी मैन की, तो उसके लिए उनको कुछ गुड्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और वो गुड्स कौन प्रोवाइड करवाएगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो वो जो गुड्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, तो वो वाले एक्सपेंडिचर यहां पे इंक्लूड होंगे जो कि गवर्नमेंट ने किए हैं ऑन द कंजप्शन ऑफ फाइनल गुड्स ओनली। लास्ट इज
नेट एक्सपोर्ट्स, और नेट एक्सपोर्ट्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, x माइनस एम, ठीक है। x माइनस एम करने से हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाती है बेटा, नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू आ जाती है, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं उनमें से इंपोर्ट्स को माइनस करेंगे, सो हियर वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स। So this was all about national income which we have gone through. Hope so all the points, all the things are clear to you all. So see you all in the next video. Till that time, take care. Bye bye everyone.